एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज क्या लेकर आए हैं? आज लेकर आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सर, हम तो मैथ्स पढ़ रहे थे यार। क्लास 11th में एक चैप्टर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ऐसे ही क्लास 11 12th के वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा नाम है ऋतिक राज एंड मैं आपको मैथ्स का परफेक्शन पाने में पूरी पूरी हेल्प करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को समझना है। इसमें हमें 4 टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। एक्चुअली पहले 5 होते थे, एवरेजेस भी होता था, बट सिलेबस से हट गया। सो आपको सिर्फ क्लॉक्स, कैलेंडर्स, टाइम एंड वर्क एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम चारों की बातें करेंगे और इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आए आप फटाफट उसको निपटा सकते हो। तो सबसे पहले क्लॉक की बात करते हैं। क्लॉक प्रॉब्लम्स कैसे क्या होता है, क्लॉक्स उसको समझते हैं। क्लॉक इस तरीके से गोला होता है, कभी कभी स्क्वायर भी होता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो सर्कल ही होता है। क्योंकि जो इसके आर्म्स होते हैं, इसके आर्म्स आपने पढ़ा होगा भाई, मिनट हैंड, आर हैंड और सेकेंड हैंड, ये मूव करते हैं किस तरीके से। अब जो सेकेंड हैंड होता है वो सबसे लंबा होता है, लेकिन उसकी हमको टेंशन नहीं लेनी। हमको टेंशन लेनी है अभी मिनट हैंड और आर हैंड की। तो मिनट हैंड एक हैंड, जैसे नाम में बोला गया हैंड है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और आर हैंड थोड़ा सा छोटा होता है। जैसे अभी बज रहे हैं 3, ठीक है। अब सुबह के 3 है, शाम के 3, वो डिपेंड करेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं, बड़े वाले हैंड को आर हैंड एच एच से लिखूंगा, सॉरी उल्टा लिख दिया। इसको हम कहते हैं मिनट हैंड और इसको हम कहते हैं आर हैंड। आर हैंड छोटा होता है और जो इनके बीच में ये एंगल होता है इसको हम कहते हैं दी एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड दी आर हैंड। इसी पे सवाल आता है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसी को हमें सीखना है। तो ये मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी के ऊपर आते हैं। कुछ बातें यहाँ पे हम करेंगे जो जरूरी है। जो मिनट हैंड और आर हैंड होता है, ये मूव कैसे करता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अभी हम ना आर हैंड को करते हैं इरेज और मिनट हैंड पे करते हैं फोकस। ये मिनट हैंड क्या हो करता है, घूमता है, पूरा ऐसे घूमता है एंड वापस आता है। तो अगर मैं मिनट हैंड को ऐसे पूरा रोटेट कराऊं और वापस यहां लेकर आऊं तो कितने टाइम में आएगा, खुद सोचो। इफ आई जस्ट टेक दिस हैंड एंड रोटेट इट बैक टू वेयर इट स्टार्टेड, तो आपने एक्चुअल में ना 360 डिग्री कवर किए। आपने 360 डिग्री एंगल आपने यहाँ पे कवर किया। लेकिन वो 360 डिग्री कितने टाइम में कवर किया, अगर मैं टाइम के हिसाब से बोलूं तो आपने उसको 60 मिनट्स के अंदर कवर किया। ये सब आप जानते हो ना भाई, 12 से वापस यहाँ पे मिनट हैंड आता है तो 1 घंटा कंप्लीट होता है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स। तो वापस इस पोजीशन पे आने के लिए इसको 1 आवर लगेगा। 1 आवर बोलते तो 60 मिनट्स, तो इसको मैं यहाँ पे 60 मिनट्स बोल सकता हूँ। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर 60 मिनट्स में 360 डिग्री रोटेट हो रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हो ना आप कि 60 मिनट में जो मेरा मिनट हैंड की मैं बात कर रहा हूँ अभी, 60 मिनट्स में ये 360 डिग्री रोटेट हो रहा था। सो 1 मिनट में कितना मूव करेगा, 1 मिनट में ये 6 डिग्री मूव करेगा। मेक सेंस? करेक्ट। 1 मिनट में ये 6 डिग्री मूव करेगा। एंड एज यू नो कि भाई 12 से 1 के बीच में देर आर, ये जो नोटेशन है ये मिनट है। ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और ये 5, फिर 6 7 8 9 एंड 10, फिर 11 12 13 14 एंड 15। तो अगर मैं बोलूंगा कि भाई यहां से यहां पहुंचना है, 15 मिनट कवर हुए, तो कितना एंगल कवर हुआ? 15 मिनट। 1 मिनट में तो 6 डिग्री था, तो 15 मिनट में 15 इंटू 6 90 डिग्री और बनेगा ना। अगर ये हैंड घूम के, इसी हैंड की बात कर रहा हूं, घोस्ट इसको बना देता हूं, ये घूम के यहां आ जाए, तो घूम के जो इसने एंगल इसमें कवर किया, ये 90 डिग्री कवर किया इन 15 मिनट्स। तो ये जो आप लिखते हो, ये जो लिखते हो 1 मिनट में 6 डिग्री, इसका मतलब होता है कि आप स्पीड लिख रहे हो, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड आप लिख रहे हो। और ये कितनी होती है? दिस इज 6 डिग्रीज पर मिनट। हम डिग्रीज के टर्म्स में चीजों को लिखना पसंद करते हैं। ये आपको समझना था, ये पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो होगी वो आर हैंड के लिए होगी। अब मिनट हैंड की बात कर ली, अब आर हैंड की बात करते हैं। आर हैंड कैसे दिखता है? अब आर हैंड छोटा सा होता है, देखो दिस इज आर हैंड, छोटू सा हाथ है, थोड़ा सा मोटा होता है लेकिन छोटा होता है। अब इसको पूरा घूम के वापस यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा? ये आर हैंड है, तो ये पूरा घूम के वापस यहाँ पे आएगा, बिल्कुल। ये भी 360 डिग्री इसने कवर किया, बट कितनी देर में इसने कवर किया? 12 आवर्स में। इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। 12 से 12 जब मिनट हैंड घूम रहा था तो उससे 60 मिनट्स कवर कर रहा था, लेकिन जब आर हैंड मूव करेगा तो यहां पे आए कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा ऐसे मूव करेगा ना। तो भाई ये 12 घंटे में 360 डिग्री मूव कर रहा है, यानी कि 1 घंटे में, 1 आवर में ये 30 डिग्री मूव करेगा। और अगर 30 डिग्री में बोल रहा हूँ, 1 आवर बोल रहा हूँ, तो 1 आवर को हम 60 मिनट्स भी बोल सकते हैं। 60 मिनट्स में ये 30 डिग्री मूव कर रहा था और 1 मिनट के अंदर ये 0.5 डिग्री मूव करेगा।
बात समझ में आई बच्चे पार्टी? 0.5 डिग्री या हाफ डिग्री आप बोल सकते हो। 30/60 करोगे तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, ज्यादा बेटर है, 1/2 डिग्री। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा स्पीड किसकी, आर हैंड की। तो स्पीड ऑफ आर हैंड, घंटे का हाथ ऐसे बोल सकते हो। तो ये होता है, दिस इज इक्वल्स टू 0.5 डिग्री पर मिनट। दिस इज 0.5 डिग्री पर मिनट। ये अगर आप समझ गए तो भाई बल्ले बल्ले हो गई आपकी। इतना हमको समझना जरूरी था, क्योंकि सवाल इस पे भी बन सकते हैं। देखो अगर एंगल पूछा जाएगा तो वो एक अलग बात है, एंगल बिटवीन आर हैंड मिनट हैंड। और मिनट हैंड खुद 15 मिनट बाद कहां पे पहुंचेगा, कितना एंगल ट्रेस करेगा, वो इन इंडिविजुअल वैल्यूज से आपको पता चलता है। एंगल दोनों के बीच में कितना होगा उसके बारे में एक फॉर्मूले से हम बात करेंगे। लेकिन अभी आप इसको नोट करो, और अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपको मिल जाएगा। आजा भाई आगे। यस, कुछ एग्जांपल मैंने दे ही दिया आपको। मान लीजिए कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द मिनट हैंड विल कवर 105 डिग्री। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है भाई कितने मिनट्स में, मतलब आपको टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इस केस में जो डिस्टेंस है वो डिग्रीज में दिया है 105, और जो स्पीड होती है मिनट हैंड की वो होती है 6 डिग्री पर मिनट। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे, जो भी आंसर है डेसिमल में आ रहा है, इट्स फाइन, क्या फर्क पड़ता है। 3 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35 और नीचे आ जाएगा 2, यानी कि 17.5 मिनट्स। तो इस तरीके से आपको सवाल किए जा सकते हैं, तो आपको जवाब भी इसी के अकॉर्डिंग देना है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एंगल बिटवीन दी हैंड्स ऑफ द क्लॉक। एंड हैंड्स ऑफ द क्लॉक का मतलब यहाँ पे नहीं है कि इस टाइम पे ये था अगले टाइम पे क्या होगा ना। इसका मतलब ये है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पे मिनट हैंड और हार हैंड कैसे इंक्लाइन होंगे। तो आपने जो स्टार्टिंग में क्लॉक देखी थी, मैं आपको क्लॉक फिर से दिखा देता हूँ। देखो इफ वी टेक अ क्लॉक, क्लॉक कहाँ है अपने पास, या गैजेट्स में होगी क्लॉक। ये आप क्लॉक देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो है, मान लो मैं 6 बजे पे था, आई एम एट 6 o'clock। तो अगर मैंने 15 मिनट्स आगे बढ़ा तो मेरा आर हैंड भी तो बढ़ा। मैं 30 मिनट, मैं चाहता हूँ भाई मेरा जो मिनट हैंड है ये इस आर हैंड को पकड़ ले। अब अगर मैं पकड़ाना चाहता हूँ इसको, तो मुझे देखो पूरा मैं उसके पास जाता हूँ ये और दूर जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि ये क्रॉस करेगा। तो ये क्लॉक इसी तरीके से मूव करती है, दिस इज हाउ अ क्लॉक मूव्स, राइट। लेकिन मान लो देखो इनके बीच में एंगल कितना है, या फिर इसके बीच में एंगल कितना है, या फिर इसके बीच में एंगल कितना है। सो एंगल हमारे पास दो तरीके से मिलता है अपने को, ठीक है ना। एंगल अपने को दो तरीके से मिल सकता है। एक सेकंड इसको हटा देते हैं, लेट्स टेक इट हियर। एंगल अपने को ना दो तरीके से मिलता है, या तो इस एंगल की बात होती है या तो इस एंगल की बात होती है। अगर कभी भी आपको एंगल की बात करें, दोनों ही पॉसिबल है। ये अगर थीटा है तो दूसरा डेफिनेटली 360 माइनस थीटा है। वट एवर द एंगल इज थीटा, इस थीटा की वैल्यू 0 से लेके 180 के बीच में लाई करती है, कुछ भी हो सकती है। तो कोई भी एंगल हो क्या फर्क पड़ता है। तो 180 से छोटा एंगल नॉर्मल एंगल कहलाता है, लेकिन अगर 180 से बड़ा हो तो उसको हम कहते हैं द रिफ्लेक्स एंगल। आप सबने ये चीज पढ़ी हुई है, राइट। तो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये अभी मुझे दिख रहा है ये छोटा वैल्यू तो हो सकता है। तो ये थीटा कैसे निकलता है, हाउ टू कैलकुलेट दिस थीटा। अब मान लीजिए कोई टाइम लिखा है आपने, टाइम हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं आर एंड मिनट के फॉर्म में, राइट। आर एंड मिनट के फॉर्म में लिखते हैं, एच एच एम एम करके, है ना, एच एच एम एम करके आप लिखते हो, या एच और एम बोल सकते हो। कोई भी टाइम है, जैसे 3:20, 3:20 हो रहा है, मान लो 3:20, तो इसमें ना एच की वैल्यू 3 है और मिनट की वैल्यू 20 है। ये बड़ा बेसिक सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब देखो, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो रिलेशनशिप होती है मिनट एंड आर की, वो थीटा से डिनोट होती है, और थीटा की वैल्यू होती है 11/2m माइनस में 30 टाइम्स ऑफ h। यहाँ पे m की वैल्यू ये है और h की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो कहोगे सर नेगेटिव आया तो क्या, ये जो दो डंडियां देख रहे हो ये कहता है कि नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ये मॉडुलस साइन है। मॉडुलस का मतलब यहाँ रिमाइंडर नहीं है, मॉडुलस का मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी आंसर आएगा उसको आपको एक पॉजिटिव नंबर लेना है। तो कई बुक्स में आप ऐसा देखते हो, और कई बुक्स में आप देखते हो ये 30h माइनस 11/2m रहता है। तो दोनों ही केसेस में आंसर सही आता है। आपको बस m और h की वैल्यू लिखनी है, आपको थीटा मिल जाएगा। ये जो भी थीटा मिलेगा, जो दूसरा उसका एंगल आएगा, इट विल ऑलवेज बी 360 माइनस दैट।
अगर 180 से बड़ा एंगल मिल रहा है तो 360 से माइनस करके आंसर लिख देने का, और अगर 180 से छोटा है तो वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? नहीं कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। मान लो ये 3:20 हो रहा था, h पता है m पता है, इस फॉर्मूले में रख दो। सो थीटा जो होगा बच्चों वो आ जाएगा 11/2 इंटू 20 माइनस में 30 इंटू 3, इसमें मॉड लगा देंगे, ये हो जाएगा 10। तो वी हैव 110 माइनस 90 विच इज 20 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप तुमको समझ में आ गया। इसको हटा देते, इसकी हमको अभी जरूरत नहीं है, लेट्स गेट रिड ऑफ इट। उसके बाद मान लो 12 बजे, इट्स एग्जैक्टली 12 o'clock, या लेट्स से 12:30, क्या 12:15 ले लेते हैं, बट थोड़ा सा वो भी आगे बढ़ जाएगा। हाँ लेट्स से 3 o'clock ले लेते हैं, विल टेक 3 o'clock। अब 3 बजा है तो यहाँ पे जो h होगा वो 3 होगा, m होगा वो 0 होगा। तुम कहोगे सर इसी फॉर्मूले में रखना है, बिल्कुल रखना है। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 11/2 इंटू 0 माइनस 30 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड के अंदर माइनस 90, 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस 90। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 90 डिग्री आपको मिल जाएगी, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो 3 बजे क्या होता है, ऐसे ही तो होती है घड़ी कुछ, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ ऐसे 3 बजता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ये रिलेशनशिप होता है, यू नीड टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप एंड याद करके रखो। कुछ फैक्ट्स हैं क्लॉक्स के बारे में। एक बार 12 घंटे में की जो सुइयां हैं, जो हमारी सुइयां हैं, कितनी बार मीट करती हैं? चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकल भाई ऑप्शन है तो बिल्कुल क्यों ना देखें। इस चीज को हम ना प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारी जो सुइयां हैं, इतन में सुइयां सुइयां सी अब तो लगी चुभने। अजय भाई शुरू करते हैं 12 बजे से, ठीक है? 12 बजे से शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जैक्टली अभी 12 बजे है, ठीक है? 12 बजे दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द सुइयां या हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स आर मीटिंग। फिर ये आगे जाता रहेगा, देखो ऐसे ही आगे जाएगा, कहीं नहीं मीट कर रहा है, कहीं पे भी नहीं। अब तुमको लगेगा कि ये देखो अभी 1 बजा, दिस इज 1 o'clock। अब तुम कहोगे सर एग्जैक्टली 1 पे मीट करना चाहिए, बट नहीं करेगा। जैसे तुमने इसमें बढ़ाया वो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। नाउ दिस इज द पॉइंट, 1:05 से थोड़ा सा ज्यादा है, नॉट एग्जैक्टली 1:05 से थोड़ा सा ज्यादा। फिर नेक्स्ट आएंगे, दो बार, एक बार दूसरी बार कंसीड किया। फिर हम जब 2 बजाया, देखो यहाँ पे 2 बजाया, फिर 2:10 के अराउंड, 2:10 के अराउंड फिर से ऊपर होगा, तो ये 2 बार हुआ। फिर घूम के आओगे, ये 3 बार हुआ। फिर घूम के आओगे, ये 4 बार हुआ। फिर घूम के आओगे, ये 5 बार हुआ। फिर घूम के आएंगे, 6 बार यहाँ पे हो रहा है। देन 7वीं बार यहाँ होगा। देन दिस विल बी दी 8th टाइम, दिस विल बी दी 9th टाइम, यहाँ पे ये 10 है, और एक आखिरी बार यहाँ पे 11 है। तो 12 घंटे में जो सुइयां होंगी वो 11 बार मीट करेंगी, 12 बार नहीं 11 बार। सो एवरी 12 आवर्स द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स विल कोइंसाइड, यानी कि मीट 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। बोथ द हैंड्स मीट आफ्टर एवरी 12 into 60/11 minutes, that is 65 5/11, है ना? 65 मिनट बाद मिलती है, 60 मिनट्स बाद नहीं मिलती, 65 5/11 मिनट्स के बाद मिलती हैं। द मीटिंग टेक्स प्लेस एट 12 o'clock, 1 बज के 5 5/11, फिर 2 10 10/11 and this goes on and so on। ठीक है, फिर both the hands of a clock are opposite to each other 11 times in 12 hours। अपोजिट भी 11 बार होगा 12 घंटे में। तो पूरे दिन में कितनी बार? 22 टाइम्स। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि 24 आवर्स 12 आवर्स में आपको 12 घंटे याद रखना है, फिर उसके बाद कुछ भी करते रहो। बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल्स ईच अदर 22 टाइम्स इन 12 आवर। अब देखो 12 घंटे में 22 बार हो रही है, तो इसमें कंफ्यूजन होती है। राइट एंगल क्योंकि 1 घंटे में 2 बार होता है और 11 बार मीट करती है, तो 22 टाइम्स 12 घंटे के अंदर 22 टाइम्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। Any angle other than 0 and 180 between the two hands is made 22 times in 12 hours। कोई भी एंगल हो, सिर्फ मीटिंग 11 बार हो रही है, अपोजिट 11 बार हो रहे हैं, लेकिन हर एक दूसरा एंगल 22 टाइम्स होगा हर 12 घंटे में। 22 टाइम्स हर 12 घंटे में होगा। तो प्लीज रिमेंबर दीज सिंपल फैक्ट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट, सिंपल येट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्लीज रिमेंबर देम, बहुत जरूरी है ये फैक्ट्स क्लॉक के लिए। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं तुम्हारे लिए। At what time do the hands of the clock meet between 6 o'clock and 7 o'clock? 6 और 7 बजे के बीच में ये जो hands of the clock है
कितने बजे मिलेंगी, तुम्हें टाइम बताना है। तो मुझे नहीं मालूम कितने बजे मिलेगी, लेकिन मिलने का मतलब क्या है, मिलने का मतलब है यहाँ पे कि थीटा शुड बी 0 डिग्री। मीटिंग का मतलब, मीट जब भी लिखा होगा तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब देखो बच्चों 6 से 7 के बीच में, मैं तुमको अगर प्रैक्टिकली दिखाऊं कि कहां मिलेगा, 6 और 7 के बीच में ही हम लोग हैं, कहां मीट करेंगे, यहां पे कहीं मीट करेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम दे आर मीटिंग, 6 और 7 के बीच में। लेकिन 6 बज के कुछ मिनट होगा, करेक्ट, 6 बज के कुछ मिनट होगा। लेकिन वी आर श्योर अबाउट इट, जो भी टाइम होगा वो 6 समथिंग होगा, जो भी टाइम आपका होगा वो 6 समथिंग होगा, करेक्ट। 6 बज के कुछ मिनट, एम, वो एम की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हाउ टू कैलकुलेट इट, एक फॉर्मूला है बस तुम्हारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2m माइनस का 30h, यहाँ मॉड लग जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू 0 होगी तो मॉड का उतना कुछ ज्यादा रोल नहीं है। 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू 6, इसको इधर भेजोगे तो आपको मिल जाएगा 180 इज इक्वल्स टू 11m/2। सो m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 360/11। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट तुम्हें मिल जाएगा 3। आप आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, 360 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 33, यहाँ पे 30 बचा, 11 2 जा 22, यहाँ पे 8 बचा। देन आप पॉइंट लगा सकते हो या फिर ऐसे 8/11 लिख सकते हो, तो 32 8/11 मिनट्स होगा। तो फाइनल आंसर विल बी द at what time hands of the clock meet between 6 to 7, the answer will be 6 बज के 32 मिनट और 8/11। तो इस तरीके से बस छोड़ देना है, दिस विल बी योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है फाइंड द टाइम बिटवीन 3 एंड 4 पीएम व्हेन द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड इज 50। अब बच्चों ना यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो होती है हमसे, वो मॉड हटाने में होती है। समझना, जब हम मॉड को हटाते हैं, ऐसा होता है ना बच्चों कि अगर मैं मॉड x को 3 लिख रहा हूं, यानी कि x क्या रहा होगा कि बार 3 आया, x 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। तुमने इनपुट क्या दिया कि आंसर पॉजिटिव 3 आया, तो दोनों पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो यही बात अपने को यहाँ पे भी सोचनी है कि 3 बज के कुछ मिनट पे 50 डिग्री एंगल होगा, बट 3 बज के कुछ और मिनट पे एक बार और 50 डिग्री एंगल, दो बार 50 डिग्री एंगल बनेगा। मैंने क्या सिखाया, 0 और 180 को छोड़ के हर घंटे में 2 बार कोई भी डिग्री का एंगल बनता ही बनता है। तो आपको क्या सोचना है, सोचना ये है भाई थीटा जो होगा वो होगा 11/2m माइनस 30h, लेकिन मैं तो मॉड लगाना होता है, मैं मॉड लगाऊंगा। और 3 बज के कुछ मिनट होगा, ये भी कंफर्म है। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 50 mod 11/2m, m we have no idea, minus 30 into 3। अब देखो गलती होने के 50 चीजें, यहाँ पे मॉड हटा देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिखते हैं 11/2m माइनस 90, मॉड ऐसे हटाते हैं कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अरे बच्चों ये मॉड हटाओगे तो इधर प्लस माइनस 50 आएगा कि भाई इनपुट में प्लस माइनस 50 तुम दे सकते थे। तो अब यहाँ पे अब दो ब्रांचेस बन जाएंगी, 11/2m माइनस 90 इज इक्वल्स टू प्लस 50, या फिर 11/2m माइनस 90 इक्वल्स टू -50। इससे क्या होगा, पहले एक एक सॉल्व कर लेते हैं, लाइट वाली ब्रांच पहले निकाल लेते हैं। 11/2m की जो वैल्यू होगी बेटा वो आ जाएगी 40, और यहाँ पे m की जो वैल्यू होगी वो 80/11 होगी। विल वर्क ऑन दैट। इसको भेजोगे उधर तो 140 हो जाएगा, और इधर 11/2m हो जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 280/11। तो मेरे पास m की दो वैल्यूज हैं, यहाँ पे आपको मे बी ना दिख रही हो, दिख रही है, अच्छा ओके गुड। तो m को मैंने बोला कि दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 280/11 सिंप्लीफाई करके, और 80/11। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई देखो 280 एंड 80 एड्स अप टू 360। ऐसे याद रखोगे तो और अच्छी बात है, नहीं रखोगे कोई बात नहीं, लेकिन दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। यानी कि 280/11, अगर मैं 280 को 11 से सिंप्लीफाई करता हूं तो 11 2 जा 22, इधर आ जाएगा 60, 5 जा 55, बस इससे बात कुछ होना नहीं है। यानी कि टाइम क्या हो सकता है, 3 बज के 25 मिनट 5/11, और 3 बज के 11 7 जा होते हैं 7 मिनट्स 3/11। तो यू कैन लीव आंसर राइट हेयर, काम हो गया आपका, खत्म, बस इतना। सेकेंड्स में लिखना है बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बट हम मिनट्स पे ही अभी कंसिडर करते हैं, इसी को करना है, आवर्स एंड मिनट्स में अपना काम है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स। अब देखो यहाँ पे 4 20 है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है, H4 हो गया,
m20 हो गया। अब h4m20 है तो बेटा यहाँ पे जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, थीटा आएगा 11/2 इंटू 20 माइनस 30 इंटू 4। खत्म क्वेश्चन यहीं पे। ये हो जाएगा 10 और ये आएगा 110 माइनस 120। मॉड लगा था तो मॉड लगे होने से क्या होगा, मॉड लगे होने से बहुत कुछ होगा कि आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। तो आंसर आ जाएगा 10 डिग्री एंड दैट्स इट। 4:20 पे 10 डिग्री एंगल होगा मिनट हैंड और आवर हैंड। इतना सिंपल है बच्चों, है ना। तो बस इस तरीके से इसको अप्रोच करना। अब आते हैं कैलेंडर पे। व्हाट्स अ कैलेंडर? कैलेंडर बेसिकली ना होता है, इट्स अ चार्ट और अ सीरीज जिसमें डेज, डेट्स एंड मंथ्स ऑफ अ सिंगल ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर लिखे हो, उसी को हम कैलेंडर बोलते हैं। अब कैलेंडर में हमें दो टाइप के सवाल पढ़ने हैं। क्लास एज पर क्लास 11 सिलेबस वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जस्ट टू टाइप्स। थर्ड टाइप भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो दो टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं? फाइंडिंग कि इतने सर्टेन डेज के बाद, अगर मैं गिनूंगा जैसे आज मान लो संडे है, 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो बोलोगे 50 दिन बाद मंडे होगा। इतनी जल्दी कैसे बता दिया? ये मैं तरीका बताऊंगा, इसी को कहते हैं ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। तो कैलेंडर एक अरेंजमेंट होता है, इसका सीरीज होता है, कह सकते हो चार्ट होता है जिसमें डेज एंड ऑल दिए होता है, दैट इज कैलेंडर। कैलेंडर की एक खास बात होती है कि उसमें जो डेज होते हैं हर 7 दिन के बाद रिपीट हो रहे हैं। मतलब मान लीजिए अगर एक सैटरडे है 2 तारीख को, फिर 9 को सैटरडे होगा उसी मंथ, पर्टिकुलर मंथ में, फिर 16 को सैटरडे होगा, फिर 23 को सैटरडे होगा, फिर 31 को सैटरडे। अगर 31 का महीना है तो 31 को भी सैटरडे ही होगा। तो 7 का गैप पे हमेशा डेज रिपीट करते ही करते। ये एक एग्जांपल था कैलेंडर का। और हम इसमें देखते हैं अबाउट द लीप ईयर। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अब कैसे चेक करते हैं कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है? तो उसके लिए हम अपने ईयर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो ईयर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू दो कैटेगरीज। एक है आपका सेंचुरी ईयर, एक होता है नॉन सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर एंड नॉन सेंचुरी ईयर में इसको हम कैटेगराइज करते हैं। सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं? जिसमें भाई लास्ट में 2 जीरोस दिख जाएं, वो सेंचुरी ईयर हो जाएंगे। ये सारे के सारे ईयर्स क्या होंगे? ये सेंचुरी ईयर्स होंगे। नॉन सेंचुरी ईयर्स क्या होंगे? 1999, 2001, 3017, ये सारे के सारे नॉन सेंचुरी ईयर्स हो जाएंगे। तो ये हमको ईयर्स मिलते हैं, लेकिन सेंचुरी ईयर्स भी कभी कभी लीप ईयर होते हैं और नॉन सेंचुरी ईयर्स भी लीप ईयर होते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है? उसका सिंपल सा बच्चों कॉन्सेप्ट ये होता है। लीप ईयर होता क्या, ये आपको पता है ना? व्हाट्स अ लीप ईयर? लीप ईयर वो होता है जिसमें साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। मतलब नॉर्मली नॉर्मल ईयर्स में 365 डेज होते हैं, बट एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। वो जो एक्स्ट्रा डे होता है कहाँ जाता है? फरवरी का 29th डे बन जाता है। सो यू नो दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, सबको पता होता है, नहीं भी पता तो चलो मैंने बता दिया। अब हमें क्या करना है? इट विल बी अ लीप ईयर। ये एक लीप ईयर होगा। अगर सेंचुरी ईयर को लीप ईयर बनाना है तो इट शुड बी डिविजिबल, ईयर पूरा डिविजिबल बाय 400 होना चाहिए, सिर्फ 400। और अगर इसको लीप ईयर बनाना है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 400, डिविजिबल बाय 4, डिपेंडिंग अपॉन द सेंचुरी एंड नॉन सेंचुरी ईयर। तो इसको आप देख लेना। लीप ईयर में क्या होता है? एनी ईयर हैविंग 366 डेज, दैट्स अ लीप ईयर। तो ईयर 100 क्या होगा? ईयर 100 इज अ सेंचुरी ईयर। वो 400 से डिवाइड तो होगा नहीं कंप्लीटली, कंप्लीटली डिवाइड मतलब कोई रिमाइंडर ना बचे, तो कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं। तो 100 ईयर तो लीप ईयर नहीं होगा, भले वो 4 से डिवाइड होता हो, लेकिन 400 से नहीं होता। तो लीप ईयर नहीं है तो क्यों नहीं हो भाई? हर चौथा साल होता है तो ये क्यों नहीं है? उसका रीजन होता है कि हर साल, जो हर एक नॉर्मल ईयर होता है, वन नॉन लीप ईयर, इट इट इज 365.246 days, नॉट एग्जैक्टली 365 डेज, नॉट एग्जैक्टली 365.25 डेज। हम अज्यूम करते हैं वो 0.25 है ताकि 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा देके उसको चौथे साल को 366 डेज बना ले। अभी तो होता है, लेकिन हम क्योंकि राउंड ऑफ एरर करते हैं तो 100 साल में उसको एडजस्ट करना होता है। दैट इज व्हाई वो लीप ईयर नहीं होता। समझा बच्चा पार्टी? इसलिए नहीं होता है। तो भाई ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुमको समझाया है, कोई दिक्कत है तो बताना। तो ये हो जाएगा नॉन लीप ईयर में। आपको 365 याद रखना है, 0.246 याद नहीं रखना। लीप ईयर में 366, नॉन लीप ईयर में 365, दैट्स इट। और कैसे निकालते हो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मेन कंसेप्ट पे, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑड डेज। ऑड का मतलब वो 1 3 5 9 11 वो नहीं है, ऑड वो नहीं होता। यहाँ पे ऑड का मतलब होता है कि नंबर को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचता है। तो ऑड डेज को अगर मुझे एक सिंपल भाषा में डिवाइड बताना हो
तो इट इज अ रिमाइंडर व्हेन अ नंबर is divided by 7। किसी नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचता है उसको हम ऑड डेज कहते हैं। एंड क्योंकि रिमाइंडर, आप सबने मॉड्यूलर अरिथमेटिक पढ़ा है, अच्छा नहीं पढ़ा है तो ठीक है कोई बात नहीं, अगले साल फिर पढ़ोगे। तो होता यह है कि रिमाइंडर, आप किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो बस 7 से डिवाइड किया तो मैक्सिमम रिमाइंडर जो होता है वो 6 हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था अभी कि 50 दिन बाद कौन सा डे होगा। अगर आज संडे तो 50 डे को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, मेरे रिमाइंडर 1 बचेगा। करेक्ट, समान तो रिमाइंडर 1 बचेगा। और वो रिमाइंडर 1 होने का मतलब ही ये है कि एक दिन और, 50 नहीं, मैं बस एक दिन और, तो संडे का मंडे बना दिया, दैट्स इट। इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है ऑड डेज का। तो ऑड डेज में आपको नंबर डिवाइड करना है। अब हम लोग समझते हैं, मंथ वाइज भी समझेंगे, पहले ईयर वाइज समझते हैं। अगर मैं एक नॉन लीप ईयर की बात करूं, नॉन लीप ईयर, इसमें होते हैं 365 डेज। अब 365 को बच्चों जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, इधर आता है 35 और इधर आता है 15, यानी कि 2 14, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1। इस 1 इसको हम ऑड डे कहते हैं। तो हर एक नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे होता है। इसका मतलब क्या है, मान लो 2025 चल रहा है, आज है 12 अक्टूबर 2025, 12 अक्टूबर 2026 जब आएगा तो एक साल बीत गया। एक साल बीतने में 365 दिन आपने क्रॉस किए, कितना ऑड डे आया, एक ऑड डे आया। तो 12 तारीख को कौन सा दिन होगा, 12 तारीख को होगा क्या, अ मंडे। आज संडे तो 12 अक्टूबर 2026 विल बी अ मंडे। ठीक, क्योंकि एक ऑड डे आया। अब यही चीज लीप ईयर में करो, एक लीप ईयर में टोटल होते हैं 366 डेज। अब इस 366 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 366 डेज होते हैं। 366 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 366 डिवाइड बाय 7 एग्जैक्टली 52 ही मिलेगा। 5 35 16 2 14 बचा क्या 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे ये 2 ऑड डेज। करेक्ट, वी हैव 2 ऑड डेज। डन, खत्म बात को, कोई दिक्कत नहीं। चलो, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो कि एक नॉन लीप ईयर में, एक ही ऑड डे होता है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे हमें यूज करना है। सो प्लीज कीप इट इन योर माइंड वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी, है ना, एकदम डीप में मत डाल देना, ऊपर होना चाहिए। अब नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ मंथ, एक मंथ में कितने ऑड डेज हो सकते हैं उसको हमें फिगर आउट करना। फिगर आउट करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि मंथ्स में डेज कितने होते हैं। अगर आप मंथ्स में डेज देखोगे तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे एक चार्ट बना है। याद करने के लिए आपको तरीका पता है, जितने भी आप हैंड पे गिनोगे, जितने ये हिल्स होते हैं उसमें 31 डेज होते हैं, जितनी वैलीज होती हैं उसमें 30 या 28 डिपेंडिंग अपॉन द फेब्रुअरी डेज होते हैं। तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है। अब समझते हैं इस बात को, बहुत गहराई में समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ मंथ, जनवरी में 31 है तो 3 ऑड डेज, क्यों 31 को 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचेगा वो होता है ऑड डेज, जो रिमाइंडर बचेगा वो होता है ऑड डेज। क्लियर। फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं जिसमें 0 और 1 हो जाएगा। फिर मार्च में 31 डेज होते हैं यानी कि 3 ऑड डेज, अप्रैल में 30 डेज होते हैं यानी कि 2 ऑड डेज, ऐसे ऑड डेज आपके चलते रहते हैं। तो अब क्यों ऐसा हम करते हैं, मान लीजिए अभी चल रहा है आपका 2 जून, 2025, ठीक है, मान लो ये कोई भी दिन है, आज लेट्स से ट्यूसडे मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ट्यूसडे। आपको बताना है कि 13 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक, सो आप क्या करोगे, पहले तो 2 जून से लेके 2 जुलाई तक जाओगे। ये लॉजिक जो मैं समझा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2025 तक। फिर आप 2 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक जाओगे। अब फिर 2 अगस्त जैसे आप पहुंच गए, 2 अगस्त से फिर 13 अगस्त पे जाओगे। तो पहले जो डेट आपको दे रखी है, देखो दो तरीके से और डेज काउंट होते हैं। एक, जब हमें जब रैंडमली पता ही नहीं है, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं पता, मैं बोलूं भाई 15 अगस्त को कौन सा दिन था तो तुम बता दो, लेकिन तुमको मैं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन यहां मैं तुमको दे रहा हूं स्टार्टिंग पॉइंट कि भाई 2 जून को ट्यूसडे था। अब बताओ कि 13 अगस्त को क्या रहा होगा उस सेम साल में। तो मैंने स्टार्टिंग दिया ना, ट्यूसडे बताया ना। ये तुमको अगर नहीं पता है तो कुछ और कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन अगर पता है तो कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूं। स्टार्टिंग पॉइंट अगर तुमको पता है तो क्या करना है, जून से तुम जुलाई में गए, जब तुम जून से जुलाई में ट्रांजिशन कर रहे थे, क्योंकि मैंने सेम डेट्स लिखी हैं, तो एग्जैक्टली एक महीना कंप्लीट होता है। एक महीना कंप्लीट होने का यहाँ पे मतलब है, कौन सा महीना एंड हुआ है अभी, जून का महीना एंड हुआ है। तो जून में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो यहाँ पे हम वो नंबर ऑफ डेज लिखते हैं जो जस्ट कंप्लीट हुआ।
फिर जुलाई से अगस्त जाएंगे तो हम 31 डेज लिखेंगे। तुम देख रहे हो सेकंड से सेकंड जा रहा हूं, ये नहीं कि सेकंड से फर्स्ट, सेकंड से थर्ड ना, सेकंड से सेकंड कितने दिन हुए, 31 डेज हुए। अब सेकंड से 13 जाओगे तो यहाँ पे 11 डेज का गैप आता है। सो व्हेन यू ऐड देम ऑल अप, सबको ऐड करो, 30 31 61 प्लस 11 61 एंड 11 इज 72 डेज। तो ये है आपके ऑड डेज 72 डेज। बट ऑड डेज तो 7 से छोटे होने चाहिए। सो आप क्या करोगे, इस 72 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 10 70, यू नो दिस 2 आया। Now saying 72 days is same as saying 2 odd days. But what is these 2 odd days? Odd days का मतलब यहाँ पे मतलब क्या है? 2 odd days का बच्चों मतलब ये है कि आप ट्यूसडे पे शुरू कर रहे थे, 2 दिन और बढ़ा दो बस। Instead of adding 72, add just 2 days, सिर्फ 2 दिन। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 2 था। तो जब तुमने 2 बढ़ाया तो क्या आया, ट्यूसडे से वेडनेसडे थर्सडे, तो क्या आएगा, थर्सडे आएगा। तो इट विल बी अ थर्सडे। क्या कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। एक तरीका मैं तुमको और समझाता हूं ताकि दिमाग खुल जाए एकदम, मतलब बढ़िया। तो आप क्या थे, आप जून में थे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 30 डेज ना, 30 डेज जून के थे, तो मैं ऑड डेज ले सकता हूं, 2 दिन थे। ऑड डेज कितने थे जून में, 2 ऑड डेज थे। जब आप सेम डेट से सेम डे जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 30 राइट 2 ऑड डेज। फिर जब आप 2 जुलाई से 2 अगस्त जा रहे हो, 31 की जगह आप 3 ऑड डेज लिखोगे। फिर आप जब 2 से 13 जा रहे हो, आप 11 लिखोगे, यहाँ पे 11 लिख देंगे। तो 11 प्लस 3 14 प्लस 2 16, 16 आ गया। अब ये 16 क्योंकि 7 से बड़ा है, तुम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लो। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। अगेन 2 ही दिन ऐड होंगे। तो भाई ये ट्यूसडे था तो वेडनेसडे और थर्सडे आ जाएगा। तो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट जब आपको नंबर ऑफ डेज पता हो। ठीक है, बीच में नंबर ऑफ डेज पता हो या कोई स्टार्टिंग पॉइंट पता हो। रैंडमली हिस्ट्री में जाके हमको नहीं देखना कि हिस्ट्री में गया ये था ना, हमको वो नहीं देखना। तो ये था जब एक रेफरेंस पॉइंट पता हो। एक और तरीका होता है जब हिस्ट्री में पूछा जाए, उसके लिए हमको ऑड डेज इन अ सेंचुरी, एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं वो याद रखना है। और तुमको इसके प्रोसीजर के अंदर नहीं जाना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, तुमको इतना बस याद रखना है। ये सब यू कैन रीड, ऑब्वियसली यू कैन गो थ्रू दिस, बट यू डोंट हैव टू लर्न ऑल दिस। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, एक क्वेश्चन ये कि भाई 15 अगस्त 1947 को डे कौन सा था, 2 अक्टूबर 1869 को डे कौन सा था। तो ये हमें करना है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन फ्यू थिंग्स। वो फ्यू थिंग्स क्या है उसको समझ लो बच्चों। ठीक है, वो फ्यू थिंग्स क्या है उनको समझना अपने लिए बहुत जरूरी है। कि एनी ईयर विच हैज अ रिमाइंडर ऑफ 100 व्हेन डिवाइडेड बाय 400, इसके जो ऑड डेज होते हैं, रिमेंबर द ऑड डेज। ऑड डेज होते हैं इसमें 5, 200 साल में होते हैं 3, 300 साल के ऑड डेज होते हैं 1, और 400 साल के ऑड डेज होते हैं 0। एंड दिस रिपीट्स, मतलब अगर मैं 500 साल लिखूंगा तो 500 साल के ऑड डेज 5 होंगे, 600 साल के ऑड डेज 3 होंगे, 700 साल के ऑड डेज हमारे पास 1 होगा, और 800 साल के ऑड डेज अपने पास 0 होंगे। सो 5310 5310 ये चीज चलती जाती है। तो 5310 क्या होता है, होप तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। 100 साल में सिर्फ 24 लीप ईयर होते हैं और बाकी रेस्ट आर द नॉन लीप ईयर्स। अब काउंटिंग में तुम्हें कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि 100 साल को कैसे तोड़ा उन्होंने। हमने 100 लिखा, मुझे मालूम है 100 साल में सिर्फ 24 लीप ईयर्स हैं, बाकी बचे कितने, 76 नॉन लीप ईयर्स हैं। तो ऑड डेज क्या होते हैं, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, एक नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे। 24 लीप ईयर्स थे तो 24 इंटू 2 करेंगे, 76 नॉर्मल ईयर्स थे तो 76 इंटू 1 करेंगे। इनको जब हम ऐड करेंगे 124 पहुंचा। अब 124 को जब आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 5, इसीलिए 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। अब बात समझ में आई, इस तरीके से। और ये 5 का मतलब क्या है, अब ऐसे जब आपको सेंचुरी वाली बात इन्होंने बोल दी तो आपको एक कोडिंग याद रखनी है जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में यूज होती है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। यू नो द स्टैंडर्ड। तो ये क्या है, ये तब करना है, ये कोडिंग कब याद रखनी है, ये तब याद रखनी है जब आपको कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया। यहाँ पिछले क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट था, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट नहीं है। रैंडमली हिस्ट्री में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो आपको कैसे ब्रेक करना है वो समझाता हूँ। तो विल गेट थ्रू विद द क्वेश्चन ओनली। ये सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 जून 1999 वाज अ वेडनेसडे, व्हाट विल बी आफ्टर 118 डेज। 118 दिन बाद क्या आएगा। तो 118 दिन को आपको क्या करना है, 118 दिन को 7 से डिवाइड करना है। 7 1 से 7, ये आएगा 48, 7 6 42, रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो हमें रिमाइंडर से मतलब है। दिस इज माय ऑड डेज। अब ये वेडनेसडे था, अगर 2 जून 99 वाज अ वेडनेसडे
तो मुझे 6 उसमें जोड़ देना है। तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर 118 डेज? इट विल बी अ ट्यूसडे, क्योंकि वेंसडे में अगर आप 6 ऐड करोगे तो ट्यूसडे आएगा, वेंसडे में 7 ऐड करते दोबारा वेंसडे आता, लेकिन वेंसडे में 6 ऐड करोगे तो ट्यूसडे आएगा। यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, 6 दिन तो भाई फिंगर पे काउंट किए जा सकते हैं। तो दिस विल बी द आंसर। 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर को ओरिजिनल डे में ऐड कर देना है, खत्म बात। ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, दिस वाज टाइप 1 क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन और एग्जैक्टली जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या, अप्रोच क्या होनी चाहिए अपनी। व्हाट वाज द डे ऑन 15th of August 1947? जस्ट सी द अप्रोच। जो मैं करने जा रहा हूं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी बताया था 100 200 300 का, वो भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे करते हैं। हमारे पास 1947 है, बहुत स्ट्रक्चर्ड मैं तुमको बताऊंगा स्ट्रक्चर मैनर में। 1947 को मैं ब्रेक करूंगा इन सेंचुरी ईयर्स एंड नॉन सेंचुरी ईयर्स। मैं क्या ब्रेक कर रहा हूं, मैं सेंचुरी और नॉन सेंचुरी में ब्रेक कर रहा हूं। तो 1947 कैन बी रिटन एज 1900 प्लस 47, सेंचुरी नॉन सेंचुरी। अब जो सेंचुरी था उसको मैं ब्रेक करूंगा कि मैं 400 का मल्टीपल पहुंचा सकता हूं क्या, 400 का मल्टीपल लाना जरूरी है। तो 1900 में जो नियरेस्ट 400 का मल्टीपल है उससे लेस में, तो वो 1600 था। 1600 प्लस 300, ये सब ईयर्स लिख रहा हूं, दीज आर ईयर्स। अब 47 को मैं नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा उसका रीजन समझते हैं। 47 अगर मैंने लिखा तो ये जो कैलकुलेशन है बच्चों, ये जो हमने कैलकुलेशन लिखी है, जो 5 ऑड डे है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो 31 दिसंबर 100 एडी को लास्ट डेट, मतलब लास्ट डेट है ना, साल का लास्ट डेट है, दैट इज अ फ्राइडे। तो ऑड डे यहाँ पे हमको बता रहे हैं वो लास्ट डे कौन से दिन पड़ा था। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे 47 लिख दूंगा, अगर मैंने इस सवाल में 47 लिख दिया तो मैं 31 दिसंबर 1947 पहुंच जाऊंगा। मुझे नहीं पहुंचना, मुझे कहां पहुंचना है, मुझे 46 पहुंचना है। तो बच्चों एक चीज क्या सीखी हम, 47 नहीं लिखेंगे 46। तो क्या दिया है, जो भी साल दिया होगा उससे एक लेस करके आपको यहाँ पे लिखना है 1946 पे। तो यहाँ पे हम 46 लिखेंगे। अब ये 46 बड़े इंटरेस्टिंग है, आप 46 लिख तो रहे हो लेकिन 46 में क्या क्या हुआ है। अब 46 ईयर्स को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4 और यहाँ पे 6 आएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 आएगा। वी डोंट नीड द रिमाइंडर, क्योंकि हम ऑड डेज नहीं निकाल रहे, ऑड डेज के लिए हमको रिमाइंडर चाहिए, रिमेंबर ऑड डेज के लिए हमको रिमाइंडर चाहिए। बट क्या हम ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं, हम देख रहे हैं कि लीप ईयर कितने हैं। 4 से डिवाइड करने का लॉजिक क्या है कि कितने लीप ईयर है। तो भाई ये जो 46 है ना, इसमें आपके पास 11 लीप ईयर्स होंगे, और 46 से अगर 11 हटा दो तो 35 नॉन लीप ईयर्स होंगे। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर्स, ऑड डेज इन सेंचुरीज। कितने ऑड डेज होंगे 1600 के लिए, ईयर 1600 के लिए वी हैव 0 ऑड डेज। क्यों सर 0 क्यों होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल, 400 का जो भी मल्टीपल होगा 0 ही होगा। और 300 साल के लिए वी हैव 1 ऑड डे, पीछे लिखवाया था अभी आप देख सकते हो 1 ऑड डे। सो इन टोटल यू हैव 1 ऑड डे, इनका सम करेंगे तो हमारे पास टोटल 1 ऑड डे आएगा। तो फॉर सेंचुरी ईयर्स दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट कि मेरे पास 1 ऑड डे है। अब जरा नॉन सेंचुरी ईयर्स देखते हैं। इन दिस 46 ईयर्स, इन दिस 46 ईयर्स हमारे पास 11 लीप ईयर्स थे प्लस 35 नॉन लीप ईयर्स थे। तो ऑड डेज कैसे निकालेंगे, देयरफॉर जो ऑड डेज होंगे इट विल बी 11 इंटू 2, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, प्लस 35 इंटू 1, नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है। यू हैव 22 प्लस 35, यहाँ पे आ जाएगा 57। तो 57 ऑड डेज आप बोल सकते हो, लेकिन 57 क्यों लिखना जब हम उसको और डिवाइड कर सकते हैं। रिमेंबर 57 इज अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो 7 8 56, अपने पास जो बचा उसको लिखना है। तो यहां से हमको मिलेगा एक और ऑड डे, 1 ऑड डे। आप 57 भी यूज कर सकते हो, लास्ट में डिवाइड करो कोई बात नहीं, बट मेरे जब कर सकता हूं तो क्यों ना करो। वी हैव 1 ऑड डे यहाँ पे भी। तो सेंचुरी ईयर्स में भी एक ऑड डे था, नॉन सेंचुरी ईयर्स में भी एक ही ऑड डे था। तो हम पहुंच चुके हैं। ये क्या बता रहा है, एक ऑड डे यहाँ एक ऑड डे यहाँ, मतलब 1946 31 दिसंबर 1946 को 2 ऑड डे आ रहे हैं। 2 का मतलब क्या था, ट्यूसडे। 2 का मतलब क्या है, ट्यूसडे। 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे। तो 2 का मतलब यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा। सो नाउ इफ दिस इज अ ट्यूसडे, अगर ये ट्यूसडे है बच्चों, ओके, सो ट्यूसडे है, तो 1947 में क्या हुआ, इन द ईयर 1947, अब मैं 47 पहुंच गया। यहां तक मैंने सिर्फ 46 तक कवर, 1946 कवर किया। अब मैं 1947 वाला साल कवर करूंगा। तो उस साल जनवरी भी था, फरवरी भी था, सारे थे ना, मार्च भी था,
ये जो वर्किंग दिखा रहा हूं इसी वर्किंग को आपको एग्जाम में भी लिखना है। मार्च भी था, अप्रैल भी था, मई भी था, जून है, जुलाई है एंड 15 डेज ऑफ अगस्त है। वी डोंट हैव टू टेक दी होल अगस्त। तुम्हें 15 तारीख पे पहुंचना तो 15 ही लिखोगे ना। तो जनवरी में कितने दिन थे? 31 डेज थे। फरवरी में 28 डेज थे। मार्च में 31 डेज थे। अप्रैल में 30 डेज थे। मई में फिर 31 थे। जून में फिर 30 थे। जुलाई में फिर 31 थे। लास्ट में 15 थे। तो 15 दिन अगस्त के ये सारे डेज हैं। जैसे यहाँ पे डेज कैलकुलेट किए, इनको भी डेज को कैलकुलेट करोगे। तो जब तुम ऐड करोगे 31, 31, 28, 90, 120, 150, 181, 212, 227, तो 227 दिन आ जाएंगे। 227 डेज। कब से? 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त 1947 तक 227 डेज आ गए। अगर ये 227 डेज है बच्चों, तो 227 डेज का आपको क्या करना है? आपको 227 डेज को 7 से डिवाइड करना है। जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो इधर 21 मिलेगा, इधर 17 यानी कि 2, यानी कि 14 यानी कि 3 मिल जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ 3 ऑड डेज। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो इन टोटल जो हमने शुरुआत से शुरू किया, हम कहां पहुंचे? हम पहुंचे एक ऑड डे सेंचुरी ईयर्स का, एक ऑड डे नॉन सेंचुरी ईयर्स का, और 3 ऑड डेज फॉर द ईयर टू 1947, 15 अगस्त तक का। सो टोटल आपके पास 5 ऑड डेज आ रहे हैं। अब अगर 5 ऑड डेज हैं, कोडिंग लिखवाई थी ना, तो क्या था भाई? ये था एक फ्राइडे। तो भाई 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमको आजादी मिली, वो कौन सा दिन था? वो एक फ्राइडे था। समझ पा रहे हो भाई? इसलिए ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हमने कर दिया है सॉल्व। एक क्वेश्चन और करा जाए? बिल्कुल करते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो ही ना इस वीडियो के बाद। कैलेंडर्स में तो नहीं होगी, पक्की बात है भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं। बापू जी का बर्थडे, गांधी जी हमारे बापू जी। सो व्हाट वाज द डे ऑन 2 अक्टूबर 1869? हमारे राष्ट्रपिता हैं सम्मान महात्मा गांधी जी। इनका बर्थडे कब हुआ था? ये कब, इनकी जन्म तिथि कब थी, या फिर डे कौन सा था जब ये पैदा हुए थे? तो ये अपने को निकालना है। आप कहोगे सर गूगल कर लेते हैं। गूगल बाबा की जय। लेकिन आप एग्जाम में कैसे गूगल करोगे? तो एग्जाम के लिए पढ़ना ना यार। तो मैंने क्या सिखाया था? जो भी साल दिया होगा, 1869 आपको दिया है, इसको आप ब्रेक करेंगे 1868 तक। मुझे 9 जाना ही नहीं, मुझे एक साल कम लिखना है। जो भी लिखा है एक साल कम। So it will be century years plus non-century years. अब century years को further break करोगे 400 के मल्टीपल की वजह से। 1600 400 का मल्टीपल बचा 200 और बचा 68। अब समझते हैं, ये 1600 साल में 0 ऑड ईयर्स होते हैं, 200 साल में 3 होते हैं, 0 प्लस 3, टोटल सेंचुरी के 3 ऑड डेज आ गए। ये सेंचुरी ईयर के ऑड डेज है। आप जरा 68 को देखते हैं। 68 में कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ नॉन लीप ईयर। तो 68 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 28 7, तो 28 पूरा गायब हो जाएगा, कट गया। दैट मींस वी हैव 17 लीप ईयर। ये जो ऊपर नंबर है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कितने लीप ईयर है। और 68 में से अगर तुम 17 हटा दोगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, 51 नॉन लीप ईयर बचा। समझे बच्चा पार्टी? तो 17 लीप ईयर्स में हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है। सो यू हैव 31, 34 प्लस 51, व्हेन यू ऐड देम अप ये तुम्हें मिलेगा 85 डेज। अब ये जो 85 डेज होते हैं ये एक्चुअल में 0 ऑड डेज होंगे। ये डिविजिबल है ना यार? नहीं डिविजिबल नहीं, 1 ऑड डे हो जाएगा। 84 होता है, यू हैव अगेन 1 ऑड डे। क्या मिलेगा अपन को? 1 ऑड डे। तो 3 इधर से मिल रहा था, 1 इधर से मिल रहा था। हम कहां पहुंच चुके हैं? इस तक हम पहुंच चुके हैं 1868 के 31 दिसंबर को। तो अगर हमसे 31 दिसंबर 1868 पूछता तो हमारा आंसर क्या होता? 3 और 1 4, 4 का मतलब थर्सडे। लेकिन अभी क्या बाकी है? इन द ईयर 1869, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड 2 डेज ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर नहीं बोलोगे ना, अक्टूबर पूरा तो लेंगे नहीं, सिर्फ 2 दिन चाहिए, बापूजी के बर्थडे तक पहुंचना था। तो 2 डेज ऑफ अक्टूबर। जनवरी को कितने दिन होते हैं? 31 डेज। अब तुमको किस तरह, दिस इज वेरी टीडियस कैलकुलेशन, मैं कैसे याद करूं? 31 बार बार लिखना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। कोई बात नहीं बंधुओं, क्या करना है आपको, मत याद करो यार, मैं हूं ना। जो मैंने आपको टेबल लिखवाई थी 31, 28, क्या करना, आप 3 तो लिख दो,
भाई जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं वही ऐड कर दो, तुम डेज मत करो, तुम ऑड डेज ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा। तो जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0, क्योंकि 1869 लीप ईयर नहीं था तो फेब के 0 आएंगे। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और गांधी जी के बर्थडे तक 2 और। 3 3 6, 3 9, 2 11, 13, 16, 19, 21, 23, तो अपने पास आ गए 23 डेज। अब ये जो 23 ऑड डेज एक्चुअली, क्योंकि हमने ऑड डेज लिखा तो ऑड डेज ही लिख देते हैं, लेकिन दिस 23 विल अगेन बी डिवाइडेड बाय 7 ना यार, 7 3 जा 21, लो भाई 2 आ गया, तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, इट विल बी 2 ऑड डेज। अब मेरे पास जो फाइनल आंसर आना है वो क्या आना है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था और ये इंपॉर्टेंट था। सो माय फाइनल आंसर विल बी 3 + 1 + 2 which is equals to 6 and 6 is a Saturday. 6 means a Saturday. तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था एंड इट वाज अ सैटरडे। आता है 69 बोलते हैं, पता है यार। पढ़ते हैं आगे। ओके सो कैलेंडर का खेल यहीं पे हो चुका है खत्म। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइम एंड वर्क। बहुत टाइम निकल गया यार, लेकिन मजा आ रही है ना, पक्की बात है। क्लॉक्स कैलेंडर खत्म 50 मिनट में खत्म हो गया, यस अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स। टाइम एंड वर्क करते हैं। डेली लाइफ में वी कम अक्रॉस सिंपल ब्ला 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 ब्ला। यार क्या इतना हमें थियरी, थोड़ी थियरी पढ़ना होता आपके पास क्यों आते, यस अपन को थियरी नहीं पढ़ना, अपन को समझना है, चीजों को क्लियर करना है, ठीक है। Let's introduce you to 2 characters. We have अमर, अकबर। अब एंथनी की जगह नहीं मेरे पास, अमर और अकबर ले लेते हैं, ठीक है। मेरे पास 2 लोग हैं, अमर और अकबर। अब अमर अकबर क्या करते थे, इनको घर बनाने का शौक था, लेबर्स थे, एंड अगर घर बनाने का शौक था, ये दीवारें खड़ी करते थे, एक एक करके दीवारें खड़ी करते थे। तो इनको एक दीवार खड़ी करने में जिसमें 100 ब्रिक्स होते हैं, ऐसे आप 100 ब्रिक्स बोलो, जो भी बोलना है बोलो, लेट्स से 100 ब्रिक्स की दीवार खड़ी करनी है। इनका एक टास्क होता था कि इनको ना ब्रिक्स की दीवारें खड़ी करना बड़ी अच्छी लगती है, लोग आई से ऐसा कुछ बनता था। ये दीवारें खड़ी हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था। ये दीवारें टूटती क्यों नहीं, क्योंकि टूटेंगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है, इसलिए नहीं टूटती। अब जो अमर था, एक दीवार को अकेला अकेला मिलके इस एक दीवार को खड़ा करने में वो 20 दिन लगाता था, बड़ा आलसी था ना। और अकबर जो था, सेम दीवार को खड़ा करने में 25 दिन लगाता था, 25 डेज। तो इन दोनों ने एक दिन डिसाइड किया, चल भाई हम दोनों मिल के करते हैं, 45 दिन में निपटाएंगे। अकबर कहता भाई क्या फूक क्या है भाई, मैं अकेला ही 25 दिन में कर रहा हूं, मिलके 45 कैसे, तुम्हारी गणित बड़ी खराब है। तो कभी भी ना टाइम ऐड नहीं होता। खुद सोचो, जब अकेला बंदा 20 दिन में कर रहा है तो मिलके क्या 45 डेज हो सकता है, ऑब्वियसली नॉट। तो व्हाट हैपेंस इज कि मिलके अगर वो काम करते हैं तो एफर्ट्स को बांट लेते हैं। जैसे कि एफर्ट्स क्या होता है, टाइम ऐड नहीं होता, एफर्ट्स ऐड होते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी हम देखते हैं, एफिशिएंसी हम आएंगे, पूरी थ्योरी में भी परेशान नहीं है। ये 100 ब्रिक्स की दीवार थी, 100 ब्रिक्स की दीवार थी, जिसको ये 20 दिन में करता था। तो भाई ये 5 ब्रिक्स पर डे करता था प्लॉट, 5 ब्रिक्स पर डे। और ये 25 दिन में करता था, यानी ये 4 ब्रिक्स पर डे करता था, ठीक है ना। एक 5 ब्रिक्स पर डे करता था, एक 4 ब्रिक्स पर डे करता था। तो दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितने ईंट खड़ी कर देंगे एक दिन में, 9, है ना। तो दे इफ दे वर्क टुगेदर दे विल फिल 9 ब्रिक्स पर डे। और अगर 9 ब्रिक्स पर डे करेंगे और इनको 100 ईंटें करनी है, भाई सोचो, तुम पेपर लिख रहे हो, तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुम्हारी स्पीड थोड़ी स्लो है, तुम 2 पेजेस पर डे लिखते हो, 20 पेजेस का बनाना है, 10 दिन में हो जाएगा ना, कैसे पता, 20 डिवाइडेड बाय योर पर डे एफिशिएंसी। तो इनकी भी वही करेंगे ना, टोटल डिवाइडेड बाय पर डे एफिशिएंसी। तो टोटल कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 9, जो भी आंसर आए इट विल बी 9 into 11 आता है, 11 1/9 आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि भाई इतने दिन लगेंगे इस पूरे इन दोनों को मिलके काम करने में। तो 20 और 25 से कम आया ना, लॉजिक समझो बात को। तो आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया जाता है वो एक्चुअली ये पढ़ाया जाता है कि किसी का भी एक दिन का काम जो होता है, दैट इज 1 अपॉन द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। व्हाई, बिकॉज कि मान लो 20 दिन में कोई बंदा काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/20th ऑफ द ओरिजिनल। पूरा काम जो था, वो काम वर्क कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे 100 ब्रिक्स लिए, बट इट नीड नॉट टू बी 100, इट कैन बी 100, 1000, 1 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को उससे, ठीक है। हमको क्या याद रखना है, जो भी बंदे की एफिशिएंसी होगी, किसी का भी 1 डे वर्क जो होगा, वो 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क होगा। दिमाग में जा रहा है, जाना भी चाहिए। फिर नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क
और नंबर ऑफ डेज कितने दिन चाहिए पूरा काम खत्म करने के लिए, 1 डिवाइडेड बाय 1 डेज वर्क। अब ये 1 डेज वर्क किसका होगा, ए का, बी का या दोनों का हो सकता है, ए का हो सकता है, बी का, जो भी सवाल में पूछा गया उसका होगा ये। फिर अगर टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ सर्टेन वर्क बोला जाए तो वर्क टू बी डन डिवाइडेड बाय द 1 डेज वर्क, टोटल काम कितना करना है और 1 डे वर्क कितना है, ये आएगा टाइम। ठीक, तो एक वर्क और टाइम का इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होता है, वर्क इज सेड टू बी एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी का मतलब होता है आप पर यूनिट ऑफ टाइम में कितना काम कर रहे हो, वो पर मिनट भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, पर सेकंड भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, पर सेंचुरी भी हो सकता है, जो भी हो, कितना आप काम निपटा सकते हो, टाइम कितना आप एक्चुअल में टाइम लेते हो उस वर्क को कंप्लीट करने में। प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन बिकॉज इट विल कम इन हैंडी। रेम्यूनरेशन इज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क डन, जो जितना काम करे, रेम्यूनरेशन का मतलब पैसा मिलना होता है, पैसा, तो पैसा कितना मिलेगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, जितना काम उतना धन, जितनी मेहनत उतना पैसा, करेक्ट। तो दैट्स हाउ दे डू द वर्क। तो अमर कितना काम कर रहा है एक दिन में, भाई 20 दिन में पूरा काम कर रहा था, तो मैं 1/20 बोल सकता हूँ। 5 क्यों लिया था, वो रैंडम नंबर 100 लिया था। ये जो ट्रिक मैंने 100 ब्रिक्स लेने की करी, ये ट्रिक्स हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज करते हैं, तो अगर उसके बारे में वीडियो चाहिए तो बता देना, बना दिया जाएगा। तो ये 1/20 आपको मिल जाएगा। सवाल कैसे करना है, विल टेल यू हाउ टू डू। ठीक है, Ramadeen can reap a field in 30 days. What part of the field would he have reaped in 25 days? अब देखो, रामदीन 1 डेज वर्क, हमें क्या निकालना है, 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क, एक दिन में कितना काम किया, तो एक दिन में इसने क्या काम करेगा, 1/30, पूरा भाई रीप करता है 30 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30। भाई मैं पूरा जो पिज्जा है वो 30 दिन में खाता हूँ, एक दिन में कितना पिज्जा खा पाऊंगा, एक स्लाइस खा पाऊंगा, ऐसा सोचो। बड़ा वियर्ड एग्जांपल से पिज्जा सड़ जाएगा ऐसा मत करना। तो 25 दिन उसने लिए, देन अमाउंट ऑफ वर्क, एक्चुअल में जो ये 1 डे वर्क होता है इसी को हम एफिशिएंसी कहते हैं। ये क्या होता है, दिस इज नोन एज द एफिशिएंसी। बात समझे बच्चा पार्टी। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 25 डेज। अब भाई 25 दिन में कितना काम होगा, 25 दिन में कितना काम, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी थी 1/30, टाइम था 25 दिन का, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/6 हो जाएगा। सवाल क्या था, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड वुड हैव रीप्ड इन 25 डेज। तो टोटल अगर 6 पार्ट्स थे तो वो 5 पार्ट को रीप कर गया। ये 5/6 क्या बता रहा है, भाई टोटल 6 पार्ट्स थे, उसने 5 पार्ट्स का काम निपटा दिया। सो ही वुड हैव रीप्ड 5/6 ऑफ द टोटल फील्ड। बस इतना, पहला सवाल बड़ा इजी था, he would have reaped 5/6 of the total field, खत्म, बस इतना। हाँ ये आंसर है बच्चों, 1 2 3 लाइन का आंसर, सोचो कितना इजी है। तो टाइम एंड वर्क समझ में आया, बहुत दिमाग में जाना चाहिए बेटा। तो ये हो गया टाइम एंड वर्क का पहला सवाल। A farmer can reap a field in 10 days while his wife can do it in 8 days. सरकाज़म देखो भैया भाइयों का, शी डज नॉट वेस्ट टाइम इन स्मोकिंग, फार्मर वेस्ट करता टाइम स्मोक करने में, इसीलिए 10 दिन लग रहे हैं, बाकी वाइफ 8 दिन में कर रही है। औरतें ज्यादा मेहनती होती हैं। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मच टाइम दे कैन रीप द फील्ड। अब वो तो स्मोक करेगा ही करेगा, उसकी तो आदत है, 10 दिन लेगा ही लेगा, अकेले करता, लेकिन वाइफ हाथ बटा रही थी तो कितने दिन में खत्म कर देगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। फार्मर का 1 डे वर्क, पूरा लिख लेते तुम्हारे लिए भाई, फार्मर्स 1 डे वर्क कितना होगा, इट इज 1/10, क्योंकि 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, इतना। वाइफ का, मेरी नहीं फार्मर की, वाइफ्स 1 डे वर्क, it will be 1/8. If they work together, then in 1 day, एक ही दिन का निकाल रहा हूं, in 1 day they will work कितना, if they work together 1/10 फार्मर अपने एफर्ट देगा और 1/8 वाइफ देगी एफर्ट, तो आपका टोटल यहाँ पे 40 आएगा, 40 और ऊपर आ जाएगा 4 + 5, इतना मिल जाएगा, 9/40 यूनिट्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर है, आंसर नहीं आया, ये 1 डे वर्क है। Then the amount of time taken it will be
1/y प्लस फार्मर्स वन डे वर्क ना, इनका वन डे वर्क, तो आपको मिल जाएगा 1/9/40। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, देन यू विल गेट 40/9 days, एंड 40/9 days, 9 4 जा 36, 4/9 days आंसर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे इस तरीके से करके छोड़ देना है। Which is this? ये तो इरेज हो गया भाई, सॉरी, आपको नोट्स देने हैं यार, इरेज नहीं हो सकता। ओके, A can do a job in 10 days while B can do it in 15 days. If they work together and they earn 3500, how would they share the money? तो पहले तो जॉब क्या है उसको हमें फर्क नहीं पड़ता, जो शेडी हो। अब 3500 रुपए किस जॉब के मिल रहे हैं, जो भी हो देखते हैं, बहुत ही खराब इकोनॉमी है तो मे भी हो सकता है। एनी विच वेज, ए का वन डे वर्क, ए इज वन डे वर्क, एक दिन में बंदे ने कितना काम किया, 1/10 किया। बी ने कितना काम किया, बी इज वन डे वर्क लिखेंगे हम लोग, कितना आएगा 1/15 आएगा। ए का वन डे वर्क 1/10, बी का वन डे वर्क 1/15। और अगर ये है यानी कि ए एंड बी वन डे वर्क अगर साथ में काम करते तो कितना वन डे वर्क आता, ये आता 1/10 प्लस 1/15। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, तुम्हें मिलेगा नीचे 30, ऊपर मिलेगा 3 + 2 विच इज 5/30। करेक्ट, दिस इज 5/30। और अगर ये 5/30 है बच्चों, ये 5/30 है, देन नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क। यू नो, एक फन फैक्ट, तुमको पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली ये पहली लाइन से कर सकते थे, बट व्हाट्स द फन इन दैट? नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क, कितना दिन लगा भाई, कितना टाइम लगा, नंबर ऑफ डेज कितने लगे, इट विल बी 1/1 डेज वर्क विच इज 5/30, और 30/5 आप बोलोगे, 30 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 6 डेज, 6 दिन लगे आपको ये कंप्लीट करने में। नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क इज 6 डेज, 6 दिन में काम खत्म हो गया। ठीक है, तो एज वर्क, ए ने कितना काम किया, ए ने काम किया 1/10 फॉर 6 डेज, तो कितना मिल जाएगा 6/10 और 3/5 ऑफ द टोटल वर्क। एंड बीज वर्क, बी ने कितना काम किया 1/15 इंटू 6, ये हो जाएगा 2/5, सिंप्लीफाई करोगे वही आएगा। देयरफॉर एज शेयर विल बी, जो उसने काम किया 3/5 ऑफ द टोटल 3500, यहाँ पे कटेगा 700 आएगा, 2100 रुपए ए को मिलेगा, और बी का जो पैसा आएगा, बी शेयर, इट विल बी 2/5 इंटू 3500, यहाँ पे आएगा, हाँ ठीक है 700, ये आ जाएगा 1400 रुपीज। तो ए को ये मिला, बी को ये मिला। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे ये सब नाटक करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं यहीं पे पहली लाइन में ही आंसर निकाल सकता था। कैसे निकाल सकता था? अगर मैं ए और बी की बात करूं, ये 10 दिन और ये 15 दिन ले रहे थे, ये टाइम था, तो इनका जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा वो इनका रेसिप्रोकल होगा। एफिशिएंसी इज 15:10, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3:2 आएगा। मतलब टोटल ये मिलके अगर काम करेंगे 3:2 में, तो पैसा भी 3:2 में ही बटेगा। खत्म क्वेश्चन वहीं पे, 3/5 पार्ट्स। लेकिन दिस इज द प्रॉपर वे जिसमें तुम्हें नंबर मिलने वाले हैं। 3:5 लिखने से नंबर नहीं मिलते ना बेटा। तो आपको टोटल डे निकालने थे, कितने दिन को टाइम, कितना टाइम लगा काम खत्म करने में। उनको वन डे वर्क 3/5 है, 20 का वन डे वर्क 2/, मतलब टोटल कितना उन्होंने वर्क किया, कंप्लीट वर्क टोटल देखो ऐड करोगे, वर्क टोटल 1 होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज ऐड अप टू 1। ठीक भाई, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। One tap fills a tank in 20 minutes and another tap fills it in 12 minutes. The tank being empty and both taps are open together, in how many minutes the tank will be full? ये पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। इट्स सेम एज वर्क, एंड ये आपके कोर्स में अभी नहीं है, ये क्लास 12th में आता है। लेकिन अगर आपको करना है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक टैप करता है फिल 20 मिनट में, तो इसका 1 मिनट वर्क है ना, टैप्स 1 मिनट वर्क, कितना काम होगा भाई, 20 मिनट में पूरा कंप्लीट करता है तो 1/20 होगा। अनदर टैप्स इन 12 मिनट, तो टैप 1 या फर्स्ट टैप सेकंड टैप 1 मिनट वर्क, हमें 1 मिनट का ही काम बताना है इनका, तो कितना हो जाएगा 1/12 होगा। द टैंक बीइंग एम्प्टी इन बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, सो इफ दे वर्क टुगेदर
working together their 1 minute work will be equals to 1 by 20 plus 1 by 12, LCM 60 आएगा, 3 plus 5 8 by 60 आ जाएगा। तो कितने मिनट में कंप्लीट हो जाएगा? तो भाई टाइम टेकन विल बी 1 अपॉन इनका 1 मिनट वर्क 8 by 60। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 60 by 8 और 30 by 4 और 15 by 2 और 7.5। आंसर कितना आ जाएगा? 7.5 मिनट। मैं डायरेक्टली भी कर सकता था बट उसमें क्या मजा है। तो 7.5 मिनट्स में ये पूरा का पूरा काम ये कंप्लीट कर देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ही सवाल था। पाइप्स एंड सिस्टम आपके अगले साल आएगा। इसको चलो आखिरी क्वेश्चन ही क्यों छोड़े। नव्या इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज नीति। तो मेरे पास नव्या है, मेरे पास नीति है। ये सिंपल सा ये बोल रहा है कि अगर नीति 1 यूनिट काम करती है तो नव्या 2 यूनिट काम करेगी। इफ दे टेक 10 days टू फिनिश अ सर्टेन जॉब टुगेदर, हाउ मच टाइम विल दे टेक इंडिविजुअली फिनिश द सेम जॉब। मिल के अगर वो काम करते हैं तो उनको 10 दिन लगता है। करेक्ट, बहुत ध्यान से समझना। मिल के अगर वो काम करते हैं उनको 10 दिन लगता है। तो लेट नव्याज वन डे वर्क, ये जो रेशियो दिया एफिशिएंसी का दिया है, नव्यास वन डे वर्क। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें एफिशिएंसी तुमको दी है। एफिशिएंट का मतलब एफिशिएंसी ये 2 यूनिट्स है। 2x आप लिख सकते हो, मैं 2 यूनिट्स लिख रहा हूं। और नीतिस वन डे वर्क, इट विल बी 1 यूनिट। ठीक है, नव्या प्लस नीति, इन दोनों को मिला दे तो इनका जो वन डे वर्क होगा इट विल बी 2 + 1, क्योंकि हम वर्क को ऐड करते हैं 3 यूनिट्स। अब क्योंकि देखो यूनिट पर डे, दिस इज यूनिट पर डे, यूनिट पर डे रेशियो है यूनिट्स पर डे, 3 यूनिट्स पर डे होगा। So the total work they did was efficiency into time. So what's their efficiency? Together 3 units, time is 10 days. So total work 30 units था. This was the total work which was required out of them. ठीक है? So time taken by नव्या, हमें नव्या का अगर निकालना है तो work divided by उसकी efficiency कितनी थी? 2 units divided by 2, ये आ जाएगा 15 days। और अगर मुझे टाइम टेकन बाय नीति निकालना है तो नीति का आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 30 डेज। तो ये इनकी इंडिविजुअल, अगर अकेले काम करेंगे तो 30 दिन और 15 दिन रिस्पेक्टिवली लगाएंगे, और साथ मिलके काम करेंगे तो 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम एंड वर्क। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लास्ट टॉपिक पे इसके, विच इज टाइम एंड डिस्टेंस। अब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है वो याद रखना है, उन पॉइंट्स को बताऊंगा आपको। To cover a certain distance in a given time, we should know the speed. So while learning the time and distance problem, the concept of speed is required. The speed of the moving body is defined as the distance covered by it in unit time. तो स्पीड होता है कि कितना डिस्टेंस तुम चले एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी कैन आल्सो यूज द अबव फॉर्मूला एज डिस्टेंस इक्वल, मतलब इसके वेरिएशंस पॉसिबल हैं। तो स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, डिस्टेंस निकालना है स्पीड अप इनटू टाइम करेंगे, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपस में तीनों चीजें रिलेटेड होती हैं। तो याद रखने के लिए S इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। स्पीड का जो यूनिट होता है, स्पीड का जो यूनिट होता है बच्चों, पहले तो देखो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो जनरली हम मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर एक्सेट्रा लिख सकते हैं। टाइम का जो हम यूनिट लिखते हैं वो सेकेंड, मिनट, आवर्स में लिख सकते हैं। तो जो स्पीड के यूनिट आते हैं वो जनरली बहुत सारे आ सकते हैं, इनके वेरिएशन से कुछ भी बन सकता है। मीटर पर मिनट, मीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, मतलब कुछ भी बन सकता है, उसका कोई वो नहीं है, अंत नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है स्पीड के यूनिट्स वो दो हैं, इधर यू हैव अ किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, दे आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब हाउ टू कन्वर्ट, हमें देखो कन्वर्जन का भी पूछा था, यहाँ पे कन्वर्जन का लिखा है नहीं लिखा, चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, नाउ यू नीड टू रिमेंबर द कन्वर्जन, कि कन्वर्ट कैसे करते हैं एक स्पीड से दूसरी स्पीड में। सो अगर आपको कभी भी लेट्स से मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, और अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है सो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। रिमेंबर दिस टेबल, आपकी जिंदगी सफल है।
कोई भी स्पीड मीटर पर सेकंड में दी है, आपने 18/5 से मल्टीप्लाई किया, आपको किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि आगे बहुत जरूरी हो सकता है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सारे के सारे यूनिट्स एक ही में होने चाहिए, एक ही सिस्टम में होने चाहिए, चाहे वो किलोमीटर पर आवर हो या मीटर पर सेकंड। ऐसा जरूरी नहीं कि एक दूसरे में ही एक ही में करना है, किसी कोई भी हो सकता है, बट थ्रू आउट सेम रहे उस क्वेश्चन में। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है टाइम डिस्टेंस का। कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, देखो ये तुम्हें स्पीड इनटू टाइम, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अब डिस्टेंस कांस्टेंट क्यों होता है? कांस्टेंट का मतलब बच्चे समझते हैं डिस्टेंस होता नहीं रे बच्चों। आपको सेम प्रॉब्लम, मैं मान लो क्या होता है, एक रेस हो रही है, एक रेस हो रही है, मैं उस रेस में भागता हूं, मैं 10 मिनट में खत्म करता हूं, दूसरा बंदा रेस में भागता है वो 8 मिनट में खत्म करता है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब मेरे लिए और दूसरे बंदे के लिए ना वो डिस्टेंस सेम है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि अननोन है या फिक्स नहीं है या पता नहीं है, कांस्टेंट मतलब सेम है। तो उस केस में जो स्पीड इनटू टाइम कांस्टेंट होता है, तो मुझे S1 T1 ऐसे नहीं, आप ऐसे याद रखना है, S1 S2 इज इक्वल्स टू T2 बाय T1। तो जो टाइम होता है वो स्पीड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये पहला पॉइंट बता रहा है। दूसरा पॉइंट ये है, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। व्हेन टाइम इज, ये कब है? ये तब है जब डिस्टेंस कांस्टेंट है। हर एक चीज कांस्टेंट आप करके निकाल सकते हो, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये होगा। और अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट के केस में आप d1 बाई d2 इक्वल्स टू s1 बाई s2, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तीसरे में जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो d1, वही बात है भाई, d1 बाई d2 इज इक्वल्स टू t1 बाई t2 होता है। ठीक भाई, तो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। सो आई होप ये 3 पार्ट समझ में आए, ये नोट्स समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। अगर होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, हमें बता सकते हैं। A person crosses a bridge 900 meter long in 3 minutes. Find his speed in kilometer per hour and meter per second. तो मीटर मिनट दिया, टेंशन है ना, हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस को बोला 900 मीटर। हम समझदार बच्चे ऑब्वियसली ना मिनट को सेकंड में ही कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे। 3 मिनट को 3 इंटू 60 बोलेंगे कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो टोटल आपके पास 180 सेकंड्स आ जाएंगे। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 900 था, ये 180 था, तो यहां से आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे इसी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था? 5 मीटर पर सेकेंड दिया है तो उसको मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। दैट इज द आंसर। समझे? ओके, सो आई होप ये एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से मतलब क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। ऋषभ वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस हिज स्कूल इन 1 hour 30 minutes. हाउ फार इज हिज स्कूल? डिस्टेंस पता है नहीं ना, पता नहीं क्या है, स्पीड पता है 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम भी पता है, टाइम होगा 1.5 आवर्स। रिमेंबर यूनिट सेम होना चाहिए, 1 hour 30 minutes का मतलब 1.5 होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है, तो 6 इंटू 1.5 इज 9 किलोमीटर। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। कितना टाइम लगता है? नो पन इंटेंडेड। 9 kilometer is the answer. Archie rides at 20 km per hour to her office, which is 15 km away. How long will she take to reach the office? Speed पता है 20 km per hour है, डिस्टेंस पता है 15 किलोमीटर है। अब मुझे टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आप इसमें निकालोगे तो डिस्टेंस 15 था, ये 20 था, आंसर जो भी आएगा वो आवर्स में आएगा, तो टाइम ही आ जाएगा। बट ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा देखने में। सो मैं अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो इस आर की जगह पे मुझे 60 मिनट्स लिख देना है चाहिए, तो यहाँ पे 3 होगा, 23 है ना, 45 मिनट्स हो जाएगा। तो उसको 45 मिनट्स लगते हैं 15 किलोमीटर ड्राइव करने में। इजी ना? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अरे भाई, Harpreet covered a certain distance at 5 km per hour in 4 hours and 12 minutes. Find the time required to cover the same distance at a speed of 7 km per hour. तो certain distance, यहाँ distance नहीं पता, तो यहाँ पे पहला पार्ट बता रहा है कि distance निकालो, दूसरा पार्ट बता रहा है डिफरेंट स्पीड दे रहा हूँ, दूसरा टाइम निकालो, डिस्टेंस सेम है। तो क्या करेंगे समझते हैं।
डिस्टेंस दोनों में सेम है। अब अगर डिस्टेंस सेम है तो मुझे डिस्टेंस निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है समझते हैं। वी हैव सिनेरियो वन। सिनेरियो वन में वी हैव अ डिस्टेंस 5 तो स्पीड वन दी है आपको 5 किलोमीटर पर आवर और इसमें टाइम दिया है। टाइम नंबर वन इज 4 आवर्स 12 मिनट्स। अब अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करूं तो 4 प्लस 12/60 लिखूंगा। अब इसमें 1/5 आ जाएगा, 1/5 ऐड कर लो तो 21/5 आ जाएगा, 21/5 आवर्स आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिखोगे, आवर्स में लिखना है इसलिए करना लिखना पड़ेगा। दूसरा सिनेरियो, इस केस में देखो डिस्टेंस अननोन था, जो डिस्टेंस था अननोन था, तो आप इसमें मेहनत करके डिस्टेंस को निकाल सकते हो। इसमें भी डिस्टेंस अननोन है, इन दोनों में डिस्टेंस अननोन है, लेकिन सरप्राइजिंगली अगर ये x है तो ये भी x है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों का जो डिस्टेंस है सेम है। इस केस में s2 भी अननोन है, पता नहीं, लेकिन t2 इन्होंने दे नहीं, s2 पता है 7 है, s2 7 किलोमीटर पर आ रहे हैं, और जो t2 है ये पता नहीं, ये अननोन है, हमको यही निकालना है t2 की वैल्यू। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या करते हैं हम, डिस्टेंस कांस्टेंट के लिए s1 डिवाइडेड बाय s2 इट हैज टू बी t2 डिवाइडेड बाय t1। सब पता है, सारी वैल्यूज आपको दिख रही हैं। s1 5 है, t1 21/5 है, t2 पता नहीं है, इसको हम अननोन t2 ही लिख देते हैं, और t1 7 है, तो इधर आ जाएगा 25/21 इक्वल्स टू t2/7, तो 713, तो t2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये आ जाएगी 8 टाइम्स 1/3 आवर्स, 8.33 आवर्स बोल सकते हो, और टाइम इज इक्वल्स टू 8 आवर्स 20 मिनट्स, 1/3 ऑफ अ आवर इज 20 मिनट्स, तो 8 घंटे 20 मिनट लगेंगे दूसरे केस में। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है, 8 घंटे कैसे लग सकते हैं, t2 5 ऊपर जाएगा, 25 21, s1/s2 डिस्टेंस कांस्टेंट था 7 किलोमीटर पर आवर, हमने स्पीड बढ़ाई है तो टाइम गिरना चाहिए, बढ़ कैसे रहा है, स्पीड जब हम बढ़ाते हैं तो टाइम गिरता है। 5 ओके, मैंने वैल्यूज गलत, माय बैड माय बैड, ये 5 है, s2 7 है, यहाँ पे 7 आएगा ना यार, मैं खुद गलत कर रहा था, माय बैड, ये आ जाएगा 21/5, नाउ दिस इज करेक्ट, t1 कितना है 21/5, तो थोड़ा सा ना ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है, कुछ नहीं, 5 कट जाएगा, t2 3 आवर्स आ जाएगा, t2 विल बी 3 आवर्स, इसको सिंप्लीफाई करोगे t2 की वैल्यू आपको मिलेगी 3 आवर्स, खत्म, घटेगा ना टाइम, जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम गिरता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका हरप्रीत का क्वेश्चन। बढ़ते हैं अब हम लोग आखिरी टॉपिक पे, विच इज सीटिंग अरेंजमेंट। अब सीटिंग अरेंजमेंट में दो चार बातें ना हमको ध्यान में रखनी है, उन दो चार बातों को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट में हमें बहुत सारे लोग दिए होते हैं और उनको हमको अरेंज करना होता है, सो वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट इज लीनियर एंड सर्कुलर, यही आपके में आना भी है। स्क्वायर इज अ फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर अरेंजमेंट, तो कुछ वो डिफरेंट नहीं है, स्क्वायर होता है तो वही वही सर्कुलर अरेंजमेंट की तरह होता है। इस अरेंजमेंट में आपको एक लाइन में लोगों को अरेंज करना होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट में एक सर्कल में लोगों को अरेंज करना होता है, और स्क्वायर में मैंने बोला एक स्क्वायर में जनरली यहाँ पे 4 लोग और 4 लोग यहाँ पे, टोटल 8 लोग अरेंज कर सकते हो। अरेंज कैसे होता है उसको मैं समझाऊंगा, अरेंजमेंट होता कैसे है विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस, एंड इसमें कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे, जो जो बातें होंगी मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही बताऊंगा, क्योंकि इसकी कोई थियरी नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू टू क्वेश्चंस, एक लीनियर अरेंजमेंट पे और एक सर्कुलर अरेंजमेंट में, एंड यू डू द मैक्सिमम वर्क। मेरे पास क्वेश्चन देखो बहुत सारे हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, 15 20, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस, वी हैव 4 सेट्स बट आई एम गोइंग टू डू ओनली 2। एक मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला सेट समझाने के लिए। सो टोटल वी हैव 11 फ्रेंड्स A2K, जनरली ये नाम दिए होंगे लेकिन आपको फर्स्ट लेटर लिखेंगे, आपको ऐसी फर्स्ट लेटर ही अज्यूम करना है, नाम दिए होंगे डिफरेंट दिए होंगे, अगर मानो सेम लेटर से हैं तो स्टार्टिंग के 2-3 लेटर ले लो, पूरा नाम लिखने का टाइम वेस्ट ना करना। तो सबसे पहला स्टेप जो बच्चों तुम्हारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यू मेक द नंबर ऑफ पीपल दैट यू नीड। सो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 11 लोगों की मुझे खाली जगह बनानी है, यहां मुझे भरना है लोगों को, ये पहला स्टेप है, ये जितने लोग बोला है उसकी जगह बनानी है। अब देखो H is immediate left of D,
अब कोई बातें होंगी इमीडिएट लेफ्ट की तो उनको हमें समझना जरूरी है। इस केस में जितने भी मेरे को पॉइंट्स दिए होते हैं, ये जो पॉइंट्स मेरे को यहाँ दिए होते हैं ना बच्चों, इन पॉइंट्स का यूज करते हुए मुझे इसको भरना है। इनको हम क्लूज कहते हैं और इनको जनरली एक बार पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है। कैसे? एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो इसको पढ़ते ही मेरे मन में आएगा कि एच डी होगा। एच इज इमीडिएट लेफ्ट टू डी, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब ये होता है, अगर ये लिखा होता कि एच इज लेफ्ट टू डी तो एच कहीं भी हो सकता था। अगर ये बोलते एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के तीसरा लेफ्ट, एक, दो और तीन, तीसरे लेफ्ट पे एच है। तो इमीडिएट का मतलब जस्ट बगल में, और थर्ड टू द लेफ्ट मतलब तीन पोजीशन लेफ्ट में। ये तो बेसिक आप समझते हो, तो मैं को एच और डी में लिख देता हूं। क्यों मैंने इधर नहीं भरा? क्योंकि एच कहां डी कहां पता नहीं ना। जब तक आपके पास कोई एंकर पॉइंट नहीं मिलता आप उसको नहीं भर सकते, तो एच डी हमने लिख दिया, इतना हमने काम कर लिया। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई, ये जो एंड होता है ये स्टार्टिंग में जो है उसके लिए यूज होता है, एच के लिए। एच लेफ्ट है डी के और थर्ड टू द राइट है आई के, तो ये है थर्ड टू द राइट, तो 1 2 3 यहां पे आई आएगा, तो आई के 1 2 3 थर्ड टू द राइट में एच आ गया। बात समझ में आ रही है? J इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। अब ये लाइन को पढ़ो, J जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी है। ये कैसे हो सकता है जब J बीच में हो, लेकिन A और B कहां है पता नहीं, तो A J B भी हो सकता है या B J और A भी हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज कहलाती हैं, एंड यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज देयर एग्जिस्ट। अरेंजमेंट में यही है कि आपको सारी की सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना है, तो हमने यहाँ पे सोच लिया ए जी बी बी जे ए, ये हो जाएगा। ओके, एंड थर्ड टू द लेफ्ट, ये जो एंड है किसके लिए? जे के लिए एंड लगा है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जे जो होगा वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी होगा। तो रिगार्डलेस 1 2 3 इधर जी होगा, 1 2 3 इधर जी होगा। अभी तक मैंने जी नहीं निकाला तो मैं इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकता, तो आई हैव समथिंग सॉर्ट ऑफ दिस। A is the second to the right of E। अब इससे एक क्लू पता चला, अगर A second to the right of E है तो E डैश और A होना चाहिए ऐसा, second to the right 1 2। तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? क्योंकि यहां तो B आ रहा है, तो ये कंडीशन को मैं काट दूंगा क्योंकि इसकी वजह से ये सुपरसीड कर गया। अब देखो E डैश लिखा है, A लिखा है, देन J B डैश के बाद G है, तो मेरे पास एक बहुत ही बड़ी लिंक मिल गई मेरे को। ये अलग है वो अलग है, उनको जोड़ना नहीं। अभी कोई कनेक्टिंग लिंक मिली नहीं, ई ए जे बी जी आई एच डी सब डिफरेंट डिफरेंट है, तो अभी कुछ भी कनेक्टिंग नहीं मिला। ओके, नाउ एक चीज कनेक्टिंग मिली, ए सेकंड टू द राइट ऑफ ई हु, जो ये यू हु होता है जस्ट पहले वाले के लिए होता है, एंड जो होता है सेंटेंस के पहले वर्ड के लिए यूज होता है, और जो हु होता है जस्ट उसके हु के पहले वाले लेटर के लिए यूज होता है। ई हु इज एट वन एंड ऑफ द रो। अब बेटा अगर ए जो है राइट ऑफ ई है तो ई इधर तो नहीं हो सकता, ई को कहां होना पड़ेगा? ई को इधर होना पड़ेगा। नाउ आई कैन फिल इट अप, ई ए जे बी एंड जी, जितना था मैंने भर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। F is sitting next to the right of D, F is sitting next to the right of D and D is second to the right of C, D is second to the right of C। तो अगर C को यहां बैठाऊंगा तभी तो यहां पे आ पाएगा। तो देखो मेरे को कितना बढ़िया एक पजल मिल गया। I डैश सी एच डी एफ, कितने लोग हैं? 4 लोग। यहां जगह कितनी है? 4, क्योंकि आप कहीं और रख नहीं सकते। क्या मैं I को यहां रख सकता हूं? नहीं, क्योंकि सी एच डी एफ कहां जाएगा। तो यहां पे मैं सी एच डी और एफ को भर दूंगा, ये कंप्लीट हो गया, ये क्लू भी खत्म हो गया। एंड डी इज सेकंड टू राइट ऑफ सी, सो वी हैव कंप्लीटेड एवरी सिंगल थिंग। आई कहां आएगा? आई यहां पे आएगा। बचा कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बचा था, तो बची हुई जगह पे के आ जाएगा। दिस इज द होल थिंग। तो आपको ये पजल्स अगर नहीं भी पढ़ाई जाए तब भी आप कर सकते हो, सिर्फ लॉजिकली सोच के। Write the seating arrangement, hence done, खत्म। Who is sitting center of the row? 1 2 3 4 5 6, I is at the center of the row। Who are the neighbors of H? H के भाई बंधु कौन है? C and D। How many persons are sitting between E and F? E और F के बीच में कितने लोग बैठे हैं? सारे के सारे। तो there are total 9 people sitting between E and F। Name the person sitting fifth to the right of K। K का fifth to the right, 1 2 3 4 5, answer is G। Hence this is completed। इस तरीके से आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को करना है। समझ में आ गया ना बच्चों? आ ही गया होगा यार, मैंने समझाया कैसे नहीं आएगा। तो दिस इज डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका एक्चुअली होमवर्क है। यहाँ पे जनरली नॉर्थ लिखा है, बट नॉर्थ में कोई टेंशन ही नहीं। वेरी इजी क्वेश्चन, इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये मैं तुमको बताता हूँ। 7 फ्रेंड्स टी यू वी एक्स वाई जेड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, सो लेट्स मेक अ सर्कल। एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे हम। अच्छा भाई,
एक सर्कल बना लिया हमने, अब इस सर्कल में 7 लोगों को बैठाना है। सर्कल के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं बता देता हूं। जब भी आप सर्कल बनाने को आपसे बोला जाएगा तो सर्कल कई टाइप से बन सकता है। एक तो ये परफेक्ट सर्कल हमने देखो बनाया है, लेकिन अगर इस पे 6 लोगों को बैठाना है तो 6 लोगों को बैठाने के लिए 1 2 3 4 5 6 लोग ऐसे बैठ सकते हैं। 8 लोग होंगे तो 8 ऐसे बैठेंगे। चलिए 6 और 8 का होता है, लेकिन अगर कोई भी रैंडम नंबर होगा जैसे 7, कोई भी इवन नंबर नहीं है, 4 लोगों को बैठाना है तो हमेशा एक दूसरे के सामने लोग बैठते हैं। 6 लोगों का होगा तो इनको हटाओगे, यहां पे लगाओगे, सामने आमने सामने लोग होने चाहिए। और अगर 8 लोगों को बैठाना है तो आपको पहले ये भरना है, फिर इनके मिडिल पॉइंट्स को ऐसे भरना है। 8 लोग ऐसे बैठ जाएंगे। बट वी हैव ओनली 7 पीपल, तो 7 लोग तो कैसे बैठे, कोई किसी के सामने नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 लोगों को हमने यहाँ बैठा दिया। किसी भी ऑर्डर में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सब फेसिंग द सेंटर है। इसमें फेसिंग द सेंटर, फेसिंग अवे द सेंटर होता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर वाले ही क्वेश्चन होंगे, और अवे भी आएंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। ये सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, दे आर लुकिंग इनसाइड द सर्कल, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। उनको सेंटर देखने में मजा आ रही है, क्यों देख रहे हैं मेरे से मत पूछना, मुझे भी नहीं पता। ये सब सेंटर को निहार रहे हैं इस तरीके से। अब बच्चों मैं तुमको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ। जब भी आप क्लॉकवाइज जाओगे, ऐसे आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आप राइट जा रहे हो क्या लेफ्ट जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, इस बंदे के आप लेफ्ट में गए, इस बंदे के आप लेफ्ट में गए, इस बंदे के लेफ्ट में गए, इस बंदे के भी लेफ्ट। तो अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, आप लेफ्ट साइड ट्रैवल कर रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब राइट साइड ट्रैवल करना है। क्लॉकवाइज लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज राइट ऑफ अ पर्सन, अगर सब अंदर की तरफ देख रहे हैं तो। Z is second to the left of W। अब इसको कैसे करना है हमें जरूर दिया है, लेकिन भरने मत लगना, क्योंकि आपके पास अभी कोई फिक्स क्लू नहीं है। तो हम लिखेंगे Z is second to the left of W। तो Z है उसके लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W, W के सेकंड टू द लेफ्ट में है। एंड इज नेबर ऑफ X एंड Y। ये एंड किसके लिए यूज होता है, जो स्टार्टिंग में दिया है, Z is the neighbor of X and Y। So X Y, और इट कुड बी Y Z X W, ऐसा भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है यहां तक। W is not a neighbor of V और X। अब W V और X का नेबर नहीं है, तो यहां पे ये सिलेक्शन आउट हो गया, यानी कि ऐसे कुछ बनेगा। T is the neighbor of U and V। T U और V का नेबर है, यानी कि चलो हमें नेबर तो सब पता ही चल गए हैं, तो we can start filling things। तो आप कहां किसको भरोगे फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से मैं यहां से शुरू करता हूं, मैं X यहां लिखता हूं, मैं Z यहां लिखता हूं, मैं Y यहां लिखता हूं, मैं W यहां लिखता हूं। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। W के देखो लेफ्ट में Y है, Y के लेफ्ट में Z है, Z के लेफ्ट में X है। हमने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब आते हैं आगे। T is the neighbor of U and V। तो T U और V के दोनों के बीच में आएगा। तीन ही जगह बची है, तो यहाँ पे T को लेंगे। U और V कहाँ आएंगे, उसका क्लू यहाँ पे मिलेगा कि देखो कि जो W है वो V और X का नेबर नहीं है, तो W के बगल में V नहीं आएगा। और U और V को भरना था, तो इधर तो नहीं आ सकता V, तो V कहाँ आएगा, V has to be here, U has to be here। पूरा पूरा का पूरा सर्कुलर अरेंजमेंट हमने फिल कर दिया बिना किसी दिक्कत के। तो राइट द नेबर्स ऑफ U के नेबर्स कौन है, W एंड T। Who are the neighbors of X? अरेंजमेंट हमने कर दिया, फिल डन। ए नेबर्स ऑफ U W एंड T। Who are the neighbors of X? X के नेबर्स कौन है भाई, X के नेबर V और Z है, तो V एंड Z लिखेंगे। Who is third to the left of T? T के लेफ्ट में, थर्ड टू द लेफ्ट में। T अंदर देख रहा है, तो लेफ्ट ये है, राइट ये है, तो 1 2 3 Y आंसर हो जाएगा Y। Who is the sitting immediate right of Y? Y के immediate right में कौन है, Y इधर देख रहा है। अब राइट ये नहीं है, Y का राइट ये है, तो W इज द आंसर। रिमेंबर जब मैं ऐसे देख रहा हूं, मेरा राइट तो ये हुआ ना, तो W is at the right of Y and hence we have done all the questions। तो इस तरीके से आपको देखो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करने थे। एंड इस वन शॉट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमने वन शॉट 1.5 घंटे के अंदर विद इन 1.5 आवर्स खत्म कर दिया। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कुछ और पूछना तो वो भी पूछ सकते हो, जवाब जरूर मिलेगा। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।